मोर इंफॉर्मेटिव। कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन को जब हम लोग लिखते हैं तो उससे बहुत सारा रिजल्ट हमको मिलता है कि कौन सा रिएक्टेंट भाग ले रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है बन रहा है, कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, किसका कितना मास यूज हो रहा है, किसका कितना मोल यूज हो रहा है, उसके नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन भी कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कि उस केमिकल इक्वेशन में और क्या क्या चीज एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमको सिर्फ केमिकल इक्वेशन को देखकर ही पूरे रिएक्शन के बारे में पता चल जाए कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या कंडीशन लगा है, क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ बात है जो आपको इंडिकेट करना होता है उसके अंदर, या वो आपके बुक में इंडिकेट किया हुआ रहता है जिसको देखकर आप समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीज डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया हो तो उसमें पहले से उसका फिजिकल स्टेट पता नहीं होता है तो उसको हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने मन से उसमें फिजिकल स्टेट उसका दर्शा सकते हैं। सॉलिड के लिए S का यूज किया जाता है ब्रैकेट में, लिक्विड के लिए L का यूज किया जाता है ब्रैकेट में, गैस के लिए छोटी g का यूज किया जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर वो वाटर में डिसॉल्व किया हुआ कोई सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग AQ से दिखाते हैं। AQ स्टैंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि मेरा रिएक्शन है H2 प्लस O2, दिस गिव्स H2O। बैलेंस कर ले, यहां पर लग गया। तो अगर हमको ये पता करना हो, इस इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना हो, हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ गैस, सो इट्स फिजिकल स्टेट इज G। ऑक्सीजन के फिजिकल स्टेट को दिखाने के लिए भी G का यूज करेंगे। और यहाँ जो वाटर बनता है ये बहुत हाई टेम्परेचर पर रहता है, ये वाटर वेपर या गैसियस स्टेट में रहता है, इसलिए इसके में भी G लिखा रहता है। कोई अगर लिक्विड फॉर्म होगा तो उसमें L लिखा होगा। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, उसमें AQ लिखा होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट एक केमिकल इक्वेशन में दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग द गैस इवॉल्व्ड और प्रेसिपिटेट फॉर्म। गैस जो फॉर्म होता है उसको हम लोग G से दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गैस ऐसा फॉर्म होता है जो उस लैब एपरेटस से बाहर निकल जाता है, वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। तो वैसे गैस जो इवॉल्व होते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में उसको दिखाने के लिए हम लोग अपर एरो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपर एरो का यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रेसिपिटेट उस केमिकल रिएक्शन में के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है, वो या तो नीचे जमा हो जाता है या ऊपर जमा होता है। तो उस प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए डाउन एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बाय इंडिकेटिंग द हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड। आप जानते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को करने में कभी कभी हीट की जरूरत पड़ती है या रिएक्शन के बाद हीट निकलता है। दोनों केस होता है, रिएक्शन इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों होता है। हीट एब्सॉर्ब्ड का मतलब हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन और हीट इवॉल्व्ड का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन को देखने के लिए उसमें हीट लगता है, इसलिए उस हीट को आप चाहे तो प्लस हीट लिखकर डिनोट कर सकते हैं या जितना हीट एनर्जी निकल रहा है उससे भी डिनोट करते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि क्या करेंगे, अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है
रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख सकते हैं। रिएक्टेंट साइड में क्या लिख सकते हैं? प्लस हीट लिख सकते हैं। या प्रोडक्ट साइड में अगर लिखना हो तो आप प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिख सकते हैं, हीट एनर्जी लिख सकते हैं, उसके वैल्यू को भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना है रिएक्टेंट साइड में प्लस साइन के साथ लिखना होगा। अगर आपका मन हो प्रोडक्ट साइड में लिखने का तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप माइनस हीट से लिखेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, N2 plus O2 दिस गिव्स NO। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो फॉर्म होता है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें हीट की जरूरत होती है, हीट लगता है रिएक्शन में, इसलिए उसके वैल्यू को प्रोडक्ट साइड में अगर लिखा है तो -180 किलो जूल लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? -180 किलो जूल लिखा हुआ है। या अगर हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं तो इसको आप +180 जूल इधर लिख सकते हैं। या सिंपली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिख देते। या रिएक्टेंट साइड में लिखना हो तो इधर क्या करना होगा? प्लस हीट लिखना होगा। बहुत सारे चीज से हम इसको लिखते हैं। हीट एनर्जी से लिख सकते हैं, उसके वैल्यू से लिख सकते हैं, कहीं कहीं एंथैल्पी भी यूज किया जाता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर याद रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्लस हीट होगा रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड में अगर लिखना हो तो माइनस। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड में लिखना हो तो माइनस हीट, और प्रोडक्ट साइड में लिखना हो तो प्लस हीट हम लोग लिखते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन कर वाटर बनाता है और इस प्रोसेस में बहुत सारा हीट निकलता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें प्रोडक्ट साइड में क्या किया गया है? प्लस हीट लिख दिया गया है। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? +572 किलो जूल। इतना हीट एनर्जी निकलता है इस रिएक्शन में। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि आप हीट को भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम रहे कि कितना हीट एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे जो ये रिएक्शन हो जाएगी, या इस रिएक्शन के होने पर कितना हीट एनर्जी निकल सकता है। उससे आपको सावधानी बरतने में आसानी होगी, सुविधा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। कल हमने आपको बताया कि किसी रिएक्शन को करवाने में बहुत सारे और भी टर्म्स कंडीशन की जरूरत होती है। ना सिर्फ सब्सटेंस रिएक्ट करता है, बल्कि एक एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए, कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए, या कभी कभी रिएक्शन को कराने के लिए कैटलिस्ट या रिएजेंट की जरूरत होती है। और उस जगह उसके इंडिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन का एरो होता है उसके ऊपर ही इसका वर्णन कर देते हैं। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, ये पोटेशियम परक्लोरेट है, ये क्या करता है, इसको जब हीट सप्लाई किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस रिएक्शन में बहुत हीट की जरूरत होती है इस रिएक्शन को करने के लिए, इसीलिए हम लोग एरो के ऊपर क्या लिखे हुए हैं? हीट लिखे हैं। या इस डेल्टा साइन का भी यूज हीट के लिए किया जाता है। इस डेल्टा साइन का भी यूज हीट के लिए किया जाता है। ठीक है। टेम्परेचर भी आप यहां लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर की जरूरत होगी, टेम्परेचर मेंशन करना होगा, वो भी आप इस जगह पर नीचे लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरे रिएक्शन को देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके मिथाइल अल्कोहल बनाता है, CH3OH। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत होती है, 340 atm प्रेशर। देखिए इस रिएक्शन के ऊपर, इस एरो के ऊपर उसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, कंडीशन को लिख दिया गया है कि एट 340 atm pressure carbon monoxide reacts with hydrogen gas to form methyl alcohol। उसी तरह आप ये इस रिएक्शन को देखें, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आप जानते हैं कि प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या करता है? फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन आप जानते हैं ये रिएक्शन क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट और
क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। इस कंडीशन को आप क्या कर सकते हैं, एरो के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा इसका जो रिएक्शन करवाना है वो किसके प्रेजेंस में करवाना है, ताकि ये कंपाउंड फॉर्म होगा। नहीं तो जनरली अगर आप इस तरह से सीधे रिएक्शन कराना चाहें तो आप जानते हैं ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट करता है, और वही प्लांट करता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। शोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस, हमने कल आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग दो हाफ एरो का यूज करते हैं, और दोनों हाफ एरो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और अगर इरिवर्सिबल है तो सिंपली हम लोग एक एरो का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर उसके फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करना है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, तो सॉलिड के लिए आप S लगा दीजिए, लिक्विड के लिए L लगा दीजिए, गैस के लिए G लगा दीजिए, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन है, तो उसके लिए AQ का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आपको दिया गया है, हाइड्रोजन गैस था तो उसके लिए ब्रैकेट में G यूज किए, ऑक्सीजन गैस था G यूज किए, वाटर जो फॉर्म हो रहा है हाई टेम्परेचर पर यहाँ रहता है उसके लिए भी G यूज हो रहा है। देखिए 572 किलो जूल एनर्जी लग रहा है, इसमें ये वेपर के फॉर्म में रहता है, इसलिए ये गैसियस फॉर्म में रहता है। दूसरा पॉइंट, अगर हीट एनर्जी गैस कोई निकल रहा है बाहर या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, गैस के लिए अपर एरो का यूज करते हैं, और प्रेसिपिटेट के लिए डाउन एरो का यूज करते हैं। हीट एब्सॉर्ब या हीट इवॉल्व देखना हो, कहने का मतलब है इंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के साइड में अगर लिख रहे हैं तो प्लस हीट लिखेंगे। अगर हम प्रोडक्ट, जैसे इस रिएक्शन को देख रहे हैं ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने क्या किया है, प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिख दिया है, प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखा हुआ है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या करना है, प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखना है, यहाँ पर प्लस हीट लिखा हुआ है। उसी तरह स्पेसिफिक कंडीशन, टेम्परेचर दिखाना हो, प्रेशर दिखाना हो, या किसी कैटलिस्ट की मदद दी जा रही है तो उसको हम लोग एरो के ऊपर लिख सकते हैं। हीट दिखाना है, टेम्परेचर दिखाना है, या प्रेशर दिखाया गया है 340 atm प्रेशर। यहाँ पर देखिए रिएजेंट कैटलिस्ट का यूज सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस रिएक्शन को देखें, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो इसको एरो के ऊपर लिखा है। इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, जैसे आयरन, वीडियो में 10 मिनट और चलेंगे। आयरन reacts with water to form ferric oxide and हाइड्रोजन गैस। रस्टिंग की घटना, जंग लगना आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में अगर आयरन लंबे समय तक पड़ा रहता है, ये क्या करता है, वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, यही रस्ट होता है, और उसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। तो हम लोग इसके फिजिकल स्टेट को दर्शाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए आप जान रहे हैं आयरन किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में, तो हमने ऐसे लिख दिया। वाटर किस फॉर्म में लिया जा रहा है, ये जानते हैं आप, ये लेस रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आता है, तो वाटर से इसके रिएक्शन के लिए क्या करना होगा, इसको हाई टेम्परेचर पर यूज किया जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर यूज किया जाता है। इसके वजह से क्या बन रहा है,
हाइड्रोजन गैस बन रहा है और फेरिक ऑक्साइड जो क्या है एक सॉलिड है। इस तरह से आप इसके स्टेट को दिखा सकते हैं। दूसरा रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। किसी मेटल का किसी एसिड से रिएक्शन, इससे एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं इस रिएक्शन को आप दिखा सकते हैं कि जिंक किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में, एसिड को किस फॉर्म में लिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन रहता है, और ये जो साल्ट बनता है ये भी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस बॉर्न हो जाता है। इस तरह से आप स्टेट को दिखा सकते हैं। इसी में अगर आपको ये दिखाना है कि ये गैस है वोलेटाइल है ये उड़ सकता है तो आप एरो का साइन यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रेसिपिटेट के रिएक्शन को देखते हैं। हम लोग एग्जांपल पढ़ चुके हैं लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, ये रिएक्शन करके लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। आप जानते हैं यहाँ ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये दोनों एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करके और लेड आयोडाइड बनाता है जो क्या है एक प्रेसिपिटेट है। और उस प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए हम लोग डाउन एरो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किसी इंडोथर्मिक रिएक्शन को दिखाना है। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड गैस। आप जान रहे हैं ये रिएक्शन क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप क्या कर सकते हैं इधर माइनस हीट लिख सकते हैं या N2 गैस प्लस O2 गैस, आप रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी चलेगा। हीट के जगह पर आप एनर्जी भी लिख सकते हैं, माइनस एनर्जी भी लिखा रहता है, इधर प्लस एनर्जी, या आप वैल्यू भी लिख सकते हैं -180 किलो जूल, या इधर लिखना हो तो +180 किलो जूल। इस चीज को आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का ये तरीका है। कुछ एक केमिकल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके डिफिनेशन को पहचानेंगे, उनको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके, सामने रखता है लिखते जाता है।